हो रही है हमारी। तो आज हम जो इसको शुरू करेंगे, जो हम मैथमेटिकल टूल करा रहे हैं आपको, वो मैथमेटिकल टूल में हम ऑलरेडी क्या करा चुके हैं आपको, स्क्वायर रूट आपको करा चुके हैं हम आपको ऑलरेडी जो है बेसिकली पीछे हमने जो लास्ट क्लास में कराया था एक्सपोनेंट कराया था। फिर हमने स्क्वायर रूट को डिटेल में समझाया और ये बताया कि स्क्वायर रूट को हम कैसे यूज करते हैं डिटेलिंग में, जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तब। तो आप लास्ट वीडियो जाकर के यूट्यूब पर, इंस्टा पर और फेसबुक पेज पर जाकर के देख लेना, और पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल राजा होम क्लासेस पर आपको मिल जाने वाली है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, कल भी मैंने वहीं पे छोड़ा था, फैक्टराइजेशन पर छोड़ा था। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, ये रूट क्यूब रूट के आगे हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी मैंने आपको बताए थे कि फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कितने टाइप में होते हैं ये समझ लेते हैं। तो अब ये जो फैक्टराइजेशन होते हैं, ये बेसिकली अभी हमने आपको तीन टाइप से सिखाए थे कि भैया यहाँ पे तीन टाइप में आएगा। पहले नंबर पे क्या आ जाता है, पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है सबसे पहले आप निकालना सीखेंगे कॉमन फैक्टर। ये हमने आपको कल की क्लास में भी बताया है। फिर आपको बताया था दूसरी पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से आप फैक्टर को निकालना स्टार्ट करेंगे। अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो फिर इससे आप निकालने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आपको बताया गया था, वो बताया गया था मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो ये तीन हमने आपको चीजें बताई थी। जैसे हमने तीनों बताई थी, तीनों के बारे में इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए थे कि किस तरीके से आपको इनके एग्जाम्पल से करने हैं बच्चों। अब इससे आगे क्या, इससे आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्म। जो फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है या इस फॉर्म में दिया गया है या इस फॉर्म में दिया गया है, तो हम इस तरीके से ये तीनों आइडेंटिटी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मेन कंसर्न है हमारा। तो हम इन तीनों आइडेंटिटी के हेल्प से कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, एक एक एग्जाम्पल से लेकर के आपको यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। तीनों चीजें हो गई। अब हम आ गए फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम। जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी हम यहाँ पर ऑलरेडी, ये भी आइडेंटिटी है और इसके साथ साथ हम दो आइडेंटिटी अभी पीछे भी आपको दिखा के लाए स्लाइड में, जो कि होती है ए स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में तो उसको करना कैसे है, उसका आंसर क्या लिखना है। उसका आंसर है, क्योंकि ये प्लस वाली फॉर्मेशन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिखना है। क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर आ गया टू तो नहीं, 4x² ले लेते हैं। ये आ गया 4x² प्लस में यहाँ पर आ गया 16x कर देते हैं, एंड प्लस में यहाँ पर कर देते हैं 16। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से, इसके इसमें मल्टीप्लाई करें, 64 के ऐसे फैक्टर करें जो हमारे पास 16 बन जाए। ठीक है जी। अब या फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। ये 4x का स्क्वायर है तो हम इसको लिख लेते हैं 2, और ये x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 है तो 16 में 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2 ए की जगह क्या है 2x, बी की जगह क्या है 4। तो अब इसको सिंपली बस हमें क्या देखना है, हमें इसको देखना है कि क्या ये 16 बना पा रहा है। 4 टू जा 8 टू जा 16x बन रहा है पूरा का पूरा एग्जैक्ट। इसका मतलब ये ए स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली टर्म बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रही है, और ये वाली टर्म 2a और बी को सेटिस्फाई कर रही है। जब ये हमारी इन चीजों को सेटिस्फाई कर रही है तो अब हमारे पास तो बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि ये जो टर्म है, ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये ऑलरेडी इस फॉर्मूला यानी कि इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए की जगह क्या आपने लिखा था, ए की जगह लिखा था 2x, बी की जगह क्या लिखा था 4, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था 2x प्लस 4 स्क्वायर में। ये आंसर आ गया, ये हमारा रिजल्ट निकला है।
तो आपको ये चीज समझनी है कि हमें आइडेंटिटी बेस्ड वे, अब सेम ही क्वेश्चन अगर हम देखते तो यहाँ पर माइनस में भी आ सकता था, माइनस लगता तो यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी आ जाती। तो समझाने का क्या मतलब है? समझाने का मतलब सिंपल सिंपल सा है कि आपको ये चीजें फैक्टराइजेशन जो करने ये आपको आनी ही चाहिए। 12th क्लास में नीट में तैयारी कर रहे होते हैं, फिजिक्स कर रहे होते हैं 11 12 की, उनसे फैक्टर ही नहीं निकलते। फैक्टर नहीं निकलेंगे तो आगे कैसे क्वेश्चन बढ़ेगा? फिर आपके न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेन जो भी हम टॉपिक आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उस पर ध्यान रखेंगे। तो ये हमने तीनों आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको फैक्टराइजेशन करा दिए। तो ये आइडेंटिटी आ गई क्यूबिक आइडेंटिटी। क्यूबिक आइडेंटिटी और भी सिंपल होती है। वैसे आप देखिए क्यूबिक आइडेंटिटी में क्या बताया गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या कहती है, ए का क्यूब बी का भी क्यूब। फॉर्मेशन वही रहेगा, फॉर्मेशन को समझो आप। फॉर्मेशन जब तक नहीं पकड़ोगे आपको वो चीजें क्लैरिटी में आएंगी नहीं बच्चों। और अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, छोटी क्लास में नहीं रहे। ये 8th में सिखाया गया था, वहां नहीं सीखा कोई बात नहीं। 9th में सिखाया वहां भी नहीं सीखा और भी कोई बात नहीं। 10th में सिखाया उन्होंने नहीं सीखा तो भी कोई बात नहीं। बट अब सीखने का लास्ट चांस आपको मिल रहा है 11th में, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी फॉरवर्ड होनी है। 12th में आप कहीं तक भी पढ़ाई करेंगे ये चीजें आपका पीछा छोड़ने वाली तो नहीं है, अगर आप फिजिक्स मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो। बाकी उसके अलावा आपको जो कोई और सब्जेक्ट लेना है तो उसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो हम ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी को कह रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये होती क्या है वैसे, ये होती है 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको एक्सप्लेन करोगे तो 3ab में ए जुड़ गया तो ए स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई, और इसमें ये हो गया तो ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ये हम आपको बता देते हैं। ऐसे लिख सकते हो, जब आप ए प्लस बी होल क्यूब ले रहे हो इसकी क्वालिटी है सब इसमें प्लस आएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब आपको यहां से निकालनी है इसकी आइडेंटिटी, तो आपको कुछ नहीं करना, इनको इसको उधर ले आना है बस। ये अगर आपको इसकी आइडेंटिटी लेनी है तो आप इसको अलग ले आओ, देखो दूसरे पेन से लिख के दिखा देते ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए चीजें। तो अब आपको ये निकालना है, तो हम इसको ले रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको कैसे निकालें, ये तो एज इट इज ही रहेगा इधर, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब। ये वाली डिजिट हमने इधर रखी तो इसको ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए, ये प्लस है इधर आकर के माइनस आ गया। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये भी होती है। इसके अलावा और भी हम इसको मैथमेटिकली और लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉमन फैक्टर राजन सर ने सिखा रखा है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा कॉमन फैक्टर ले लेंगे। क्या कॉमन फैक्टर ले लेंगे, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन है, ये आपने क्योंकि ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है बीच में माइनस है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आपने ए प्लस बी कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने ए प्लस बी कॉमन लिया, यहाँ पे ए प्लस बी 3 टाइम्स 3 बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपने एक बार ले लिया कॉमन, तो कितनी बार बचा, 2 बार बचा। यानी कि आपने लिख दिया यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यही बचा। फिर माइनस 3ab, क्योंकि ए प्लस बी आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो ये डिजिट आ गई, ए प्लस बी होल क्यूब ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब हुआ क्या, नया फॉर्मूला आपके सामने जनरेट हो गया। ये तो होता ही है, ये तो बेस फॉर्मूला है ही है, इसको तो कोई हम इफ बट कर ही नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि इसके अलावा क्या। तो अब क्या हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। अभी पीछे राजन सर ने ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको बताई हुई है, ये बता रहा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये उठाओ और यहाँ पर पे पुट कर दो, यहाँ पर पे पुट कर दो, क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab ऑलरेडी ये है। अब क्या बचा, अगर देखें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हुआ ए प्लस बी। यहाँ पे हम आपको मैथमेटिकल और लॉजिकली सोचना सिखा रहे हैं। अब आपको
आप बायो के स्टूडेंट नहीं रहे हो, फिजिक्स राजेंद्र सर से पढ़ रहे हो, तो अब आप मैथ के स्टूडेंट ऑलरेडी बन गए हो। और फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में और मैथ्स में अगर रैंक लानी है तो ये बेसिक चीजें सबसे पहले सीखनी पड़ेंगी। यही बेसिक चीज आपके माइंड को एक्सप्लोर करेंगी और आपको उस पॉइंट पे ले जाएंगी जहां आप सोचना बेटर और बेटर और बेटर शुरू कर दोगे। और ये चीजें प्रैक्टिस में आने लग गई। एक्सपोनेंट्स हो गए, फैक्टराइजेशन हो गए और मल्टीप्लीकेशन हो गई, इसको हम कैलकुलेशन पार्ट बोलते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपकी ऑलरेडी फिजिक्स में स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। डेरिवेशन, लॉज, न्यूमेरिकल, ये तो पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। ये बेसिक चीजें ना होने की वजह से दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। जिनको आती भी है वो काम चोरी की वजह से इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें सब आता है। और जिसको सब आता है वो सबसे बड़े संकट में है। जिसको नहीं आता वो कम संकट में है। उसको पता है मुझे सीखना है, आई एम रेडी टू लर्न। पर जो कहता है ना कि मुझे सब आता है, वो बहुत बड़े डेंजर जोन में है। वो खत्म समझो उसको आप, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। वो प्रैक्टिस भी नहीं करेगा, उसको लगेगा मुझे सब आता है, और वो फिर वहीं पे ही किल हो जाएगा, फंसेगा लूप में। माँ बाप सोचेंगे 99% आने थे, फिर वो रीचेक के लिए कॉपी डालते हैं माँ बाप भी। उनको नहीं पता उनकी औलाद ने क्या काम कर रखा है। वो बिल्कुल अलग तरीके से लूप में फंसा हुआ है बच्चा। उसको लग रहा है मैं टॉपर हूँ, और वो बैठा कहीं पर भी नहीं है, वो जीरो पे बैठा हुआ है। इसलिए वही रिजल्ट उसका आया है जो उसको जिसको वो डिजर्व करता था। तो लूप में नहीं फंसना है आपको। आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। हम आज तक सीख रहे हैं, और भी जितने भी टीचर से हम मिलते हैं वो सीख ही रहे हैं। तो सीखने की कोई एज नहीं होती, सीखना हमेशा रहते रहना चाहिए। अब हम आगे ए स्क्वायर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या बचा, बी स्क्वायर, 2ab, और ये तो माइनस का कितना बचा, ओनली ए बी। तो एक आइडेंटिटी ये भी हो गई। किसकी किसकी बात चल रही थी यहाँ पे, बात चल रही थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो ये आइडेंटिटी भी हो जाती है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे आपके पास। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे दिया कि अगर ये है तो इसका आंसर ये निकालो, प्रूफ कर दो। तो आपने कर दिया, आपको आता था। बिल्कुल सिंपल। तो ये आइडेंटिटी आपको इस तरीके से समझनी है। ये हो गई, मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी कि ये तो है, इसके अलावा क्या। अब ये अगर निकालना है तो ये देखो, ये जो हमने बताई थी वो यहाँ पे लिख रखी है। अगर सेम माइनस में होती, बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म माइनस से सॉल्व हो रही है। कैसे सॉल्व हो रही है उसके पीछे इसका बेस फॉर्मूला ये रहा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देख लेते हैं कैसे आ जाएगा। एक और पेज ले लेते हैं आपके लिए। अब ये था ए, चलो दूसरे कलम से कर देते हैं। ये था ए, ये तो दिखेगा ही नहीं आपको। कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए ना बच्चों। ऐसा कोई है एक ही चीज को पकड़ के अब हम यहाँ पे बार बार पेन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम आपको कुछ अलग तरीके से बताएं। देखो कितना प्यारा कलर निकल के आया। आपको ऐसे ही पढ़ना होता है, बोर होके नहीं पढ़ना होता। बोर होके पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है हमेशा इंटरेस्ट लेके, क्रिएटिविटी करके। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जो आपको खुद फील कराए कि हाँ आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब हुआ, तो क्या होनी चाहिए इसकी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सब में माइनस आएगा, -3ab एंड a माइनस बी। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमें अब इसकी मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आएंगे। दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू, ये सब चीज इधर आ जाएगी, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस है तो प्लस 3ab एंड a माइनस बी। ये सिंप्लीफाई हुआ। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें पहले वाले के तरीके से, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आप यहाँ पे कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आया, ए प्लस माइनस बी। ये रहा, जब ये आपने कॉमन ले लिया तो अब आपके पास क्या आया, अब आपके पास आ गया कुछ अलग। क्या आया, यहाँ पर आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 3ab। तो आपको क्या करना है,
अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई अलग तरीके से करते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी। अब इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में 3ab। तो क्या आया होगा रिजल्ट? इसको हटा देते हैं। क्या आया होगा रिजल्ट? रिजल्ट आया a माइनस बी एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। या तो ये होगा जो बेस फॉर्मूला है, या तो फिर ये होगा। इसी तरीके से आपको फैक्टराइजेशन दिए जाते हैं। ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करनी नहीं आती, इस वजह से आप फंस जाते हो। ये आपको प्रूव करनी नहीं आती, आपको पता ही नहीं होता है फॉर्मूला बना क्यों और कैसे। अब ये चीजें लिखी हुई हैं, ये वाला, इसका यही मेन फॉर्मूला कोई है। इसका भी हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, देख लो, ये बता दिए दोनों। यानी कि ये मैंने ये बेस फॉर्मूला हुआ और ये आपको हमने स्लाइड में लिख करके दिया हुआ है। आपको ये पता ही नहीं है क्योंकि हमने वो लिखा ही नहीं। बना कैसे वो हमने आपको बताया प्रूव करके कि ऐसे बनेगा। यही चीज आपको सीखनी है। यू आर द मास्टर, यू आर द रॉक स्टार। ऐसा कोई है कि आपको सब चीजें अब आती नहीं है। ये आइडेंटिटी आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। यही आइडेंटिटी आपको परेशान करेंगी, अगर करेंगी तो इस चीज को आप समझो। अब यहाँ पे जो हमने वो क्यूब की आइडेंटिटी समझ ली, उसके बाद में आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक में भी हम ऑलरेडी इस बात पे बहुत बार पहले भी क्लास ले चुके हैं। ये लॉ किसी को पता ही नहीं होते, 10th क्लास में सबसे ज्यादा आते हैं ये। और ये यहाँ पर भी फिजिक्स में भी अप्लाई होते हैं। करंट की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फंस जाएगा। इनइक्वालिटी पे आकर के आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू या तो इक्वल है या स्मॉल है या बिगर है। मैक्सिमम मिनिमा के अंदर आएगा, किसके अंदर? वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा, रे ऑप्टिक्स में भी आती हैं चीजें। ये सारी की सारी चीजें 11th क्लास में यूज होती हैं, पूरी 12th में फिजिक्स में मैथ्स में यूज होती हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, हमेशा उसको प्लस माइनस से ही समझना है। आपको ये नहीं कहना कि 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है। जो ये बोल रहा है 4 है, तो इसका मतलब उसको टीचर को भी नॉलेज नहीं है इतनी। उसको ये पता होना चाहिए टीचर को कि प्लस माइनस 4 होता है, कभी भी 4 नहीं हो सकता, एक सिंगल वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो आपको ये चीजें क्यों? क्योंकि आप गलत पैटर्न से पढ़ोगे, फिर गलत ही रिजल्ट निकालते फिरोगे। ये तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये वाली वैल्यू हमने 0 कर दी, किसी भी पॉइंट से कर दी, ये अगर 0 हो गई, तो हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये वाला फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ही नहीं बची। क्वाड का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, यानी कि एक्स स्क्वायर क्वाड। तो क्वाड का मतलब ही होता है कि हम एबीसी से इसको समझेंगे और इसमें एक ही वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब इसको निकालने का पैटर्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। अगर डी क्या है यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ये वाला, यहाँ पर इसकी बात चल रही है डिस्क्रिमिनेंट की। यानी कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है कंडीशन में, तो जो ये इक्वेशन दी गई है इसके सारे रूट एक जैसे आएंगे। रूट मैं आपको कल भी बता चुका था स्क्वायर रूट में कि जड़ें, यानी कि वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगी उनको जड़ें कहेंगे। ये मदर है, वे उसकी ब्रांचेस, रूट्स, विली, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर 0 है तो वो रियल होंगी, रियल और आपको अनरियल में, जिसको इमेजिनरी कहेंगे, उनके बारे में पता होना चाहिए। रियल वैल्यूज और इमेजिनरी। तो रियल में 2 चीजें आपके पास कंसीडर होती हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेंगी। तो क्या 5 रैशनल नंबर है? आपने राजन सर ने कहा कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है रियल। हमारे पास जो रियल नंबर है, अगर इक्वल रूट रियल नंबर,
तो रियल नंबर हमारा ऑलरेडी इसमें कहलाएगा रियल रूट्स में, और रियल रूट्स हमारे 2 पॉइंट में माने गए हैं, या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा। रियल 2 ही पॉइंट में होगा, इसके अलावा नहीं होगा, फिर इमेजिनरी होगा अगर इसके अलावा कुछ है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप नंबर की बात कर रहे हो, थोड़ा सा नंबर के बारे में बता देते हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नंबर फॉर्मेशन क्या है। नंबर फॉर्मेशन में मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ। रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं नंबर्स के अंदर, बट अभी हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि फिर लेंथी वीडियोज हो जाती हैं और फिर वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, कोई देखेगा नहीं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो, तो छोटी वीडियो छोटा कंटेंट ज्यादा मटेरियल आपको दे दे। रियल की बात कर रहे हैं तो रियल पे ही चलते हैं। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो या तो रैशनल होंगे या तो फिर इरैशनल होंगे। अब रैशनल नंबर वो सारे नंबर हो सकते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे। रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में एक फर्क होता है, बहुत छोटा सा। फ्रैक्शन भी P अपॉन Q की फॉर्म में होती है और रियल नंबर सॉरी रैशनल नंबर भी P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर भी होता है, क्योंकि बच्चे फ्रैक्शन को रैशनल नंबर समझते हैं और रैशनल नंबर को फ्रैक्शन। तो कहते हैं कि 1/5 लिखा हुआ है, तो मैं कैसे कहूं कि ये फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर 1/5 आपके सामने लिख करके दे दिया जाए, तो अब आप उसे रैशनल नंबर कहोगे या फ्रैक्शन कहोगे, या कब उसको रैशनल कहोगे कब उसको फ्रैक्शन कहोगे। ये मेन टॉपिक है, ये मेन बहुत बड़ा गैप है जो नहीं पता होता बच्चों को, और ये पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ये समझ लीजिए, जब भी रैशनल नंबर की बात आएगी, क्लास 6 से ही शुरू कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है इंटीजर्स। इंटीजर, और इंटीजर को हम 2 टाइप नंबर लाइन पे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट होते हैं इंटीजर, तो ये हमने बताए हुए हैं कि एक एल ये होता है और एक एल ये वाला होता है। इन दोनों एल पर जो ये पॉजिटिव जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा, और जो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा वो नेगेटिव इंटीजर के लिए होगा। और इन दोनों से जो भी डिजिट्स बनेंगी कोशेंट फॉर्म में, कोशेंट मतलब कौन फॉर्म में, तो वो हमारा सारा का सारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। जो चीज इंटीजर से बनेगी वो रैशनल नंबर है और कोशेंट की फॉर्म में होनी चाहिए। ये 1/5 है, अगर मैं इसको रैशनल नंबर कह रहा हूं, तो मैं यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 1/5 प्लस में 1 और प्लस में 5 भी हो सकता है, या -1 और -5 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम है 1/5। तो ये अगर मैं रैशनल नंबर बता रहा हूं इसको, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं या तो ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव है या तो ये दोनों इंटीजर नेगेटिव है, बट ये लिख के 1/5 ही जा रहे हैं। अब यहां पर कैसे पता चले कि ये पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इसका यहाँ कोई भी फ्लूक लगाना, तुक्का लगाना कोई बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन जिसने दिया है ये उसके माइंड पर है कि वो आपको क्या देना चाह रहा है। आपको ट्रीट इसको प्लस माइनस से करो या किसी से भी करो, ये एक रैशनल नंबर में अगर आप कंसीडर कर रहे हो, इसका ट्रीटमेंट इन दोनों के आने या ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पर। आपको यही चीज समझनी है। अब अगर फ्रैक्शन की बात करें, तो ये फ्रैक्शन सिर्फ इस पर नेचुरल नंबर पर डिपेंड होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नेचुरल नंबर हो गए, उनमें किसी भी तरीके का साइन नहीं होता नेचुरल नंबर में। 1/5 का मतलब यहां बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको क्या कंसीडर कर रहे हो, अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो, क्या कंसीडर कर रहे हो, फ्रैक्शन। अगर आप फ्रैक्शन कंसीडर कर रहे हो तो ना इसमें प्लस लगेगा ना इसमें माइनस लगेगा, ये सिर्फ एक डिजिट है 1/5।
बट अगर आप रैशनल नंबर कंसीडर कर रहे हो इसी 1/5 को, तो यहां पर ऑलरेडी दो चीजें इंक्लूडेड है, +1/5 -1 -5, और ये कोशेंट फॉर्म में होता है। कोशेंट का मतलब ही डिवीजन होता है। तो रियल नंबर में पहला हुआ रैशनल, रैशनल जो P/Q फॉर्म में होता है, और P/Q फॉर्म इंटीजर से मिलकर के बनती है। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 0 होता है वो होल नंबर इसीलिए माना जाता है कि ये कंप्लीट नंबर है, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है। यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो 0 होल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि नीदर इट इज पॉजिटिव नाइदर नॉर नेगेटिव, बिल्कुल सेंटर पे। इसलिए इसको कौन सा 0 को कौन सा नंबर माना जाता है? 0 इज अ होल नंबर। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, हमारी तरह, दैट इज होल नंबर, फुल। इसके बिना कुछ भी नहीं, और इसके ना होने से बहुत कुछ। तो 0 इज अ होल नंबर। आगे लग गया तो वैल्यू को 0 बना देगा आपकी, पीछे लग गया तो आपकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करता चला जाएगा। तो ये होता है होल नंबर। तो आते हैं मुद्दे की बात पे, इर्रेशनल क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल होंगे, यानी कि जो सॉल्व ना हो पाए, जो सॉल्व ना हो पाए। कैसे सॉल्व ना हो पाए? इर्रेशनल में जैसे पाए, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकलता ही नहीं, 3.14, आगे भी बहुत मल्टीपल नंबर तक जा सकता है। रूट की कोई भी वैल्यू जो सिंप्लीफाई ना हो रही हो, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप सिंप्लीफाई ना कर सको, वो सारी की सारी वैल्यू हमारी इर्रेशनल नंबर। जैसे 7 + 5√3, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता होना चाहिए ये रैशनल है इर्रेशनल है। रैशनल है, अगर हम इसको देखें तो ये एक रैशनल फॉर्म है, ये वाली 5√3, √3 लगते ही ये इर्रेशनल फॉर्मेशन में आ जाता है। तो इस इर्रेशनल को 7 + √3 से कंसीडर करेंगे। दो टाइप के रियल नंबर हो गए, दो टाइप से मिलकर के रियल नंबर बने, ऐसे भी कह सकते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल P/Q फॉर्म में, इर्रेशनल जो कि सॉल्व नहीं होती, जो टर्मिनेट नहीं होती, जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, कहीं जाकर के रुक जाना, दी एंड हो जाना। इनका दी एंड नहीं होता, ये चलती रहती है, इनकी डिवीजन चलती रहेगी, भर दो आप रजिस्टर। तो इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ये ज्यादातर रूट्स की वैल्यू हो सकती है, कोई भी ग्रीक वर्ड होते हैं, जैसे पाई हो गया, जैसे एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, के हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, जिनको हम ये कह देते हैं कि ये ऑलरेडी सॉल्व नहीं होंगी, टर्मिनेट नहीं होंगी, वो हो गए। तो हमारा मुद्दा था यहाँ पे नंबर के बारे में बताने का, तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया कि भाई नंबर कैसे निकालोगे। अब ये इंटीजर रैशनल इरेशनल आपको पता चल गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि बात क्या चल रही थी, पहले अपनी बात पे आ जाते हैं। बात पे रूट्स के बारे में चल रही थी। बात ये चल रही थी, इसकी चर्चा चल रही थी कि भाई रैशनल में रियल रूट्स क्या होते हैं। तो अब आपको रियल समझ में आ गया, जिनके आंसर निकल सके। अब डी अगर छोटा है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करें इसको, और इसका आंसर डी छोटा आ जाए 0 से, मान लो -1/2 छोटा है, 1 आ जाए, चलो 2 3 4 5 ले लो, -3 ले लो तो भी 0 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर दो अलग अलग रियल रूट निकल सकते हैं। बट अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये देखो ये वाली बड़ी है, अगर तो क्या निकलेंगे, बड़ी तो ये तो छोटी है, तो साइन चेंज हो गया। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, मान लो 3 हो गई, अब ये बड़ी हो गई, तो दो अलग अलग रियल रूट। अगर ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, डी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट। रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है आगे चल के आपको यूज होता है। ये हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, एक्सपोनेंट्स का एक चीज आपको करा चुके हैं। अब आते हैं थोड़ी सी और चीजों पे कि भाई इनको कैसे करें।
ये वाली आइडेंटिटी आप देखिए, ये आ गई इंडाइसिस, और इसके आगे ये आ गई एक्स प्लस वाई। यानी कि अलजेब्रा में 2 तक तो आपने कर लिया, ये वाला। अगर इससे आगे आ जाए तो क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और निकलते ही नहीं है बच्चों से। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि ये आइडेंटिटी उन्हें रेडी नहीं होती, और जब ये आइडेंटिटी रेडी नहीं होती फिर उन्हें दिक्कत आती है। वहां पे दिक्कत आती है जब हम निकालते हैं क्लास 11th में एरर, जब हम निकालते हैं यहाँ पे प्रिसीजन। ये पहला ही चैप्टर है क्लास 11th का, हमें इस टाइप से कहीं ना कहीं कुछ आ जाएगा, हमें उसको सॉल्व करना ही नहीं आएगा, और हम ना तो उसकी एरर फाइंड आउट कर सकते, ना हम उसका प्रिसीजन। प्रिसीजन वो वैल्यू होती है जो उस एरर को रेक्टिफाई करेगी। जैसे जब कोई एक शॉपकीपर अपने वेइंग स्केल को बैलेंस करने के लिए उसमें या तो कोई नीचे डॉट लगा देता है, कोई थोड़ा सा बट्टा रख देता है, या थोड़ी सी कोई ऐसी चीज रख देता है जिससे वो बैलेंस हो जाए, उसको प्रिसीजन कहा जाता है। एक्यूरेसी करने के लिए बेसिकली होता है। क्लियर हो गया? ये बेसिकली ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, ट्रू वैल्यू या फेस वैल्यू। ट्रू वैल्यू, फेस वैल्यू, ये जब क्लास 11th का एरर चैप्टर है उसमें आप जाएंगे, वहां पे वीडियो दे रखी है, वहां पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको सब कुछ समझाया गया है। एरर कितने टाइप की होती है, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, किस टाइप से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या टूल उसमें यूज होंगे, हमारे मेजरमेंट के पहले पहले क्या क्या मेथड हुआ करते थे, वो पूरा का पूरा उसमें डिटेल एक लेक्चर दिया गया है। 1 घंटे का लेक्चर है, आप जाके चेक करोगे पूरा एरर आपको समझ में। सिर्फ एक ही टॉपिक हम कवर करते हैं, एरर है तो एरर, यूनिट है तो यूनिट। ठीक है, इस टाइप से हमने टॉपिक वाइज में दिया। हाँ, वीडियो हमारी लंबी होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन में डीप में जाने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते ही यही हैं कम बच्चे बेशक देखें, पर जो भी देखें उनको वैल्यू मिले, कोई कॉन्सेप्ट उनका छूटे ना, और उनको वो चीज मिले जो वो क्लास में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डीप स्टडी से ही मिल सकती है। इसलिए हमारे लेक्चर थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से बोरिंग भी लग सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें अच्छे लोग जल्दी से समझ में नहीं आते। मुद्दे की बात, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या लगने वाली है, तब हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखा दें कि यही क्यों बना फॉर्मूला। अगर आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कैसे बन रहा होगा? ये बन रहा है स्मॉल फॉर्मूले एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। यानी कि पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर। अब 2ab का फॉर्मूला लगा था, क्या लगा था? 2ab का फॉर्मूला। अब 2ab का फॉर्मूला लगा देंगे, 2ab, ab मतलब 2xy, एक आ गया, ये दोनों कवर कर लिए, अब इन दोनों को कवर करेंगे, प्लस 2yz, ये दोनों भी कवर हो गए, अब इसको भी कवर करेंगे, 2xz। अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए इन तीनों की वैल्यू बताओ, तो अब नया फॉर्मूला बन गया आपके लिए। कैसे बन गया वो मैं आपको दिखा देता हूं। नया फॉर्मूला बना, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आंसर। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? इसका आंसर निकालने के लिए आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो है ही, इसको अपने पास रखो, क्योंकि ये सब किस में चल रहा है? इक्वल टू में चल रहा है। तो अब आप क्या करो, इसको अपने पास रखो, ये यहीं रहेगा, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि इधर जो लिखा हुआ था हमने वही लिख दिया। माइनस में क्या आ गया? 2xy, माइनस में क्या आ गया? 2yz, माइनस में क्या आ गया? 2xz। ये हुआ। इसको और अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस इस सब में 2 कॉमन निकल रहा है। जैसे ही मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में एक्स जेड। ये भी एक फॉर्मूला बन गया इसका, इसी से ही ये वाला फॉर्मूला बना है। तो आपको इस तरीके से चीजों को रिलेट करके पढ़ना है। आपका एक फॉर्मूले से मल्टीपल फॉर्मूले बन जाते हैं, और यही फॉर्मूले क्वेश्चन की फॉर्म में आपको परेशान करते हैं। और ये निकालने हैं, मान लो आपको दे दिया जाए 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर।
और आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन फंस गया आपका, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब वो आपसे कह रहा है कि सॉल्व इट। आप पूरा क्वेश्चन करते हुए ला रहे थे, आपका सॉल्यूशन करने के बाद में इक्वेशन यहाँ करके रुक गई। अब आप कैसे करोगे इसकी? अब आपको अगर ये चीज पता होगी कि भाई इसका कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, जिसको पता होगा ये वही कर पाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो ऐसे ही देखेगा कि अब क्या करूं, और वो टीचर टीचर खेलेगा, फिर उसको टीचर चाहिए, फिर तो दिमाग नहीं लगा पाया, उसने प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ठीक से नहीं करी। अब ये क्या होगा, ये हो गया 2x का स्क्वायर, ये हो गया 4y का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया 6z का स्क्वायर। तो क्या ये मेरी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है टर्म या नहीं कर रही है? अगर ये इसको कर रही हैं तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 2x प्लस 4y प्लस 6z का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2, x की जगह है 2x, ये रहा, y की जगह है 4y, एक टर्म आ गई। इसी तरीके से और भी टर्म आप निकालते चले जाओगे, और ये हट करके ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। अब आप अगर इसको जीरो करोगे तो ये सॉल्व होने के चांसेस इसके बढ़ गए। इसके तो चांसेस ही नहीं थे अभी, इसके तो चांसेस ही नहीं थे। बट अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया, हम इसको इक्वल टू जीरो कर दे तो इसको इधर ले जाएंगे सबको, और इक्वल करके फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके काट सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके इससे ये वाला आंसर नहीं निकलेगा, कुछ और ही निकलेगा। इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग करके हमारा एक्स वाई जेड का आंसर आ सकता है, हो सकता है इक्वेशन बन जाए। ये केवल 8th क्लास के ही फॉर्मूले नहीं है, 9th क्लास के ही फॉर्मूले नहीं है, 10th क्लास के ही फॉर्मूले नहीं है, ये टिल द जहां तक आप पढ़ाई करोगे वहां तक के फॉर्मूले हैं। आप जगह जगह देखोगे कि यार ये तो वही छोटी छोटी क्लासेस में चीजें पढ़ी थी और अभी तक हमें पीछा छोड़ ही नहीं रही है। इसीलिए मेरा समझाने का सिर्फ यही मतलब है, आप इस चीज को समझो कि आपको जो क्लियर करना है तो यही चीज क्लियर करनी है कि इसको करें कैसे। अब चलो इसको हटाते हैं, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये सारी आइडेंटिटी, ये माइनस, अगर देखो यहाँ प्लस था अब यहाँ पे माइनस कर दिया, फर्क कहाँ आना चाहिए, कभी भी इन तीनों में माइनस नहीं आएगा। आप कहीं भी देख लो, इन तीनों में कभी भी माइनस आ ही नहीं सकता। रीजन क्या है, जो हम स्क्वायर रूट में बता रहे थे, चाहे वो माइनस हो, ये माइनस का रूट है, और चाहे प्लस हो, आंसर सब जगह प्लस ही आएगा। इसलिए ये रीजन इसलिए है। आपको ये पता ही होना चाहिए कि हमें कहीं पर भी स्क्वायर दिया जाएगा तो हम उसको इस तरीके से ही सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो ये प्रॉपर्टीज आपको फटाफट हो जाती हैं। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने में, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली ये जीरो नहीं होना चाहिए। फिर अगर दो रूट का सम लेना है तो ये जो b है ये सम ऑफ द रूट होता है, तो ये क्या हो गया, b इज इक्वल टू ये दो रूट का सम है x1 प्लस x2, ये वाला, और सम ऑफ द रूट ये जो b है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, माइनस b अपॉन a के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक में निकलता है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं पता होती है तभी आपको दिक्कत इसमें आने लगती है। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अगर इसके प्रोडक्ट निकालनी हो, ये प्रोडक्ट है, बट ये आ कैसे रहा है, ये एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में है, तो पहले आपको ये a हटाना पड़ेगा, ये a हटाना पड़ेगा। जब आप इस a को हटाओगे, यानी कि a यहाँ पर लिख दोगे, a यहाँ पर लिख दोगे, a यहाँ पर लिख दोगे, तो ये तो कट गया। ये जो आया ये सम ऑफ द रूट आ गया, देख लो b अपॉन a, और ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a। तो ये इस तरीके, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट दे रखा हो, ये कल भी बताया गया था, ये होता है कोफिशिएंट, और ये जो होती है ये होती है कांस्टेंट। कोफिशिएंट और कांस्टेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देता है वेरिएबल के साथ,
और कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई नहीं करती किसी भी कांस्टेंट के साथ। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आगे क्या, उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा, इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, अब क्वेश्चन कहां से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ये इक्वेशन दे दी, ये इसके सॉल्यूशन निकाल दिए। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये एक्सप्रेस करने के लिए आई थी, इसको हम कहां पर ले गए, पैराबोला पर ले गए, इमेज बनी। ये इमेज क्या बता सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकती है, मैग्नेटिक फील्ड बता सकती है, उसके बाद में ये उसकी फ्रिक्वेंसी बता सकती है, ये बहुत सारी चीजों में यूज होती है। कैसी इमेज बनेगी आपको, मैथमेटिक्स में ही बनेगी, इनइक्वालिटीज में ही बनती हैं। ये ये समझ में आने चाहिए, ये नहीं आते समझ में, तभी तो आपको दिक्कतें आती हैं। ग्राफ दे दिया उसने और आपसे ग्राफ का कोई क्वेश्चन निकलता ही नहीं है नीट वालों से। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपने ये पैटर्न पढ़ ही नहीं रखे, आप इनको समझ दो ये तो फालतू की चीजें हैं, ये फालतू की चीजें आप इन्हें मानते हो और ये चीजें फिर आपको फालतू मानने लगती है। जब आप मैथमेटिक्स को फालतू की चीजें मानोगे, यानी कि जो बेसिक मैथ है फिजिक्स में, तो फिर ये चीजें आपको फालतू मानेगी नहीं मानेगी, तो आप इनके लिए फालतू बन जाते हो फिर कि ये तो फालतू है, वही है, इसके बस की कुछ नहीं है, और फिर रिजल्ट भी आपको दिखता है, सबका सिलेक्शन हो जाता है बट आपका नहीं हो पाता। रीजन, क्योंकि आपने इसकी मास्टरी नहीं करी होती। और ये मास्टरी करनी बहुत जरूरी है, आपको हर बार फिजिक्स मुश्किल ही लगेगी जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं सारी चीजें, ये ऑलरेडी हम एक वीडियो तो ऑलरेडी इस पे पूरी बना के डाल चुके हैं, पूरी वीडियो डाल चुके हैं। तो अब ये फॉर्मेट हम आप यहाँ पे आपको ये करा रहे थे फैक्टराइजेशन में, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मेशन है। अब अगर इसी को फॉर्म में कर दें, इसकी फोर्थ फॉर्म, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की पावर भी 4 हो या a प्लस बी की पावर भी 4 हो, वो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, कुछ अलग कोई करना है, ये ना क्यूब था तो हमने क्यूब किया, पहला क्यूब, फिर आप लास्ट पे चले जाओ, पहला स्क्वायर फिर लास्ट वाला स्क्वायर। अब 4 आप कर रहे हो, पहला 4 और b की पावर 4, उसके बाद क्या, जब आप 2ab यानी कि दो दो फंक्शन को कर रहे हो, 2d है ये, 2 में 2ab हो गया, जब आप 3 में आ गए तो पहले इसका स्क्वायर b इंटू 3, फिर इसका स्क्वायर a इंटू b। क्या फर्क है बताओ मुझे? अब इसका भी मैं समझा देता हूं। जब आप इसके पास आ रहे हो तो अभी तो पहली वाली टर्म लिखी है ना 4, 4 के बाद में 3 आएगा, क्यूब और b, b के बाद में क्या कर रहे हो, आप क्यूब कर रहे थे तो 3 आया, स्क्वायर कर रहे थे तो 2 आया, जब आप फोर्थ कर रहे हो तो 4 आएगा। ऐसे ही a प्लस बी की पावर n की प्रॉपर्टी बनती है, a प्लस बी की पावर n की प्रॉपर्टी क्या, पहले आप a की पावर n लिखो, फिर b की पावर n लिखो, फिर जब आपको दिया गया यहाँ 4 तो आप n से ही शुरू करोगे, ये ना कुछ भी हो सकता है ये, अब पहले आप n से शुरू करोगे, n यहाँ पे भी कर रहे हो तो b की जितनी पावर है उससे करना पड़ेगा, तो a की पावर n b आएगा, तो n a की पावर n b, ऐसे। ये ना जनरल फॉर्मूला, और ये आप चेक कर लेना जाकर गूगल, यही फॉर्मूला निकलेगा। अब मैंने ये वाली टर्म बता दी, इसको दिया, अब सेम जो मैंने इसके साथ ट्रीटमेंट किया क्यूब का, इसके साथ भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका तो कर चुका हूं, तो अब a क्यूब की जगह बी क्यूब के साथ में a आएगा और 4 आएगा, तो ये वाली टर्म आ गई, देख लो। तो यहाँ पे भी वही सेम काम होगा, इसकी बात क्या हो जाएगा, n bn, बताओ ये आ गई। अब ये कहां से आया, जैसे 2ab आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे इन दोनों का ये 3ab आ गया, ऐसे ही यहाँ पे जो टर्म इससे एक टर्म, जैसे ये 4 है, यानी कि इसको बोलते हैं n-1 टर्म, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो इस वैल्यू से, जो भी एक वैल्यू, जैसे ये 4 वैल्यू है, यहाँ पे इसकी 2ab आप कर रहे हो, टोटल मिला करके इसका 2ab, ये वाला इसका 2ab, तो इसका 2ab करोगे यानी कि इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर का 2ab, क्यूब की फॉर्म में हो तो क्यूब इंटू 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर आप n टर्म में हो, यहाँ पे n टर्म में हो, तो n 2 डबल होना है किसका, n का, a की पावर n एंड b की पावर n का, तो 2an a की पावर n b की पावर n, ऐसे बनता चला जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी की पावर n का, जाके चेक कर लेना आप। सेम चीज यहाँ पर लगी, सेम चीज यहाँ पर लगी, सेम चीज यहाँ पर लगी। ये पूरे के पूरे कहां पर यूज होते हैं, ये पूरे के पूरे पास्कल में यूज होंगे, पास्कल फॉर्मूला, ये पास्कल ट्राइंगल फॉर्मूले हैं।
बाइनोमियल में ये आते हैं, ये जनरल टर्म हमने बना दी। अब आपको किसी की भी निकालनी हो, 5 की निकालनी हो, a प्लस बी की पावर 5, तो अब आपको ये वाला, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो। तो यहाँ पे सीधा a की पावर 5 आ जाएगा, b की पावर 5 आ जाएगा, प्लस एन बी एन यानी कि 5, ये दे रखा बी एन मतलब b की पावर 5, पहले a की पावर 5 कर लो। ये आ गया एन यानी कि a की पावर 5, एन क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया 5 a की पावर 5 b प्लस 5 b की पावर 5 b, सॉरी ए। इस तरीके से आप निकालते चले जाओगे, प्लस 2ab 2, 5 टू जा, यहाँ पे 3 टू जा 6, तो यहाँ पर उस तरीके से एन बी एन 2a हो जाएगा ना, 5 टू जा 10 आ जाएगा, 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, मिलाओ जाके, ये फॉर्मूला निकलेगा इसका। तरीका अगर ये समझ में ना आए तो आप a प्लस बी होल क्यूब ले लो और उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर ले लो, दोनों की इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपको इस टाइप की डिजिट्स मिल जाएंगी। समझ आ रही है जी? तो ये आपको आइडेंटिटी आपको करनी आनी चाहिए। ये आपकी मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ यूज होती है? जनरल फॉर्म में। क्वेश्चन यहाँ फंस जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि 1 प्लस 10 एक्स की पावर 19, अब ये आंसर ही नहीं निकाल पाते बच्चे, यहाँ आके फंस गया। अब उन्होंने क्योंकि बाइनोमियल जनरल फॉर्म ना कंडीशन कुछ पढ़ी नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कैसे करें। उसका सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स कर दो आप इसको, 1 प्लस एन एक्स, तो इसका आंसर है 1 प्लस 190 एक्स। अब ये इज इक्वल टू में 0 भी हो सकता है, तो यहां से 190 एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स की वैल्यू -1 अपॉन में 190 हो सकती है। 99 की पावर 6 आ गया, निकालना ही नहीं आ रहा बच्चों को, तो उसको निकालने का पैटर्न ये रहा। यहाँ पे आपका फंस गया। अब क्या इसकी 99 की 6 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या? करोगे, अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता तो। अब 99 को कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस जो भी आपको डिजिट दिए यानी कि 100 में से ऐसा क्या माइनस कर दूं जो मेरा 99 बन जाए, कर दिया। 1 माइनस ये प्रॉपर्टी मेरी आ गई, तो अब इस प्रॉपर्टी में मैंने क्या कर दिया, ये मेरा हो गया टोटल, ये जो वैल्यू दे रखी थी, और 1 माइनस दिस इसकी पावर 6, क्या आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली। ये माइनस के लिए भी होती है, ये प्लस के लिए भी होती है, दोनों के लिए सेम यूज होती है। लगाते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन एक्स, ये रहा, ये एन हो गया पूरा का पूरा, यानी कि इसमें से ये पहले कॉमन ले लिया, हमें इस फॉर्म में बनाना है ना, 1 माइनस एन एक्स, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको, और इन्हीं कैलकुलेशन फास्ट से ही आपके रिजल्ट निकलेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं करोगे कब तक बचोगे। समझ में आ रही है बातें? तो उस पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे और इसको आगे करेंगे। अब ये स्टेप समझने से हमें क्या फायदा होने वाला है? ये वही स्टेप है जो अभी आपको सिखाया गया, इसको करें कैसे, ये क्वेश्चन दे दिया। अब पढ़ा तो रहे हो मैथमेटिक्स, करा रहे हो फिजिक्स, जी बिल्कुल, हम मैथमेटिक्स इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए, इसलिए नहीं करा रहे कि आपको मैथ सिखाने आए हैं। मैथ्स फिजिक्स है, इसलिए इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में कहता हूं, और बोन मैरो फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल आने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर एन भी हो सकता था, उसकी भी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस एन एक्स। इन्हीं से निकलेंगे, कैसे देख लीजिए। कहता है कि एक ग्रेविटेशनल है, उसका फोर्स ऑन मास एम है, तो कैपिटल अर्थ का मास हमने मान लिया, रेडियस ऑफ आर ही मान ली, हाइट इतनी मान ली, बस इस चीज को ये फॉर्मूले में लगा दिया, एफ निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है GMEM, हमने कल भी लिखा था, GMEMP, यानी कि प्लेनेट है तो प्लेनेट, अर्थ है तो अर्थ, दोनों अर्थ है तो दोनों अर्थ, दोनों पे भी आप निकाल सकते हो। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा था। RE प्लस एच का मतलब है यहाँ आप अर्थ पे खड़े हो और यहाँ से अगर आप बाहर निकल गए अर्थ से, तो ये एच डिस्टेंस हो गई, ये टोटल डिस्टेंस कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेकर के आपको दिखाई गई है।
यही तो चीज सीखनी है, यही तो रोल है मैथमेटिक्स का यहाँ पर। आपको इसको ये नहीं समझना कि ये तो मेरा 10th क्लास का मैथ हो गया, ये तो मेरा 8th क्लास का मैथ हो गया, यही तो रुला रहा है आपको, यही तो आपकी मास्टरी नहीं हो रही। तो अब ये यहाँ पे लगा दिया आपको, ये जैसे ही लगाया आपने तो आपके पास रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? अब GMEM अपॉन में आ रही ये था, यहाँ नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं हम, इस वाले को क्या कर रहे हैं, यहां से इस वाली टर्म में से यहां से आर ई बाहर लूंगा, तो ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है। तो कैसे कर सकते हैं, आर ई कॉमन लिया तो क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे जब आर ई पूरा का पूरा बाहर ही ले ले तो यहाँ पे तो 1 बचा, और ये आर ई इसके नीचे आ गया, एच अपॉन में आर ई, बाहर ब्रैकेट से लिखेंगे तो आर ई का स्क्वायर ही बाहर आएगा। तो ये फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से बन गई, ये क्योंकि नीचे था तो अब ये ऊपर आकर के माइनस में चला गया। ये भी आपको एक्सपोनेंशियल में मैंने बताया कि इस तरीके से एक्सपोनेंशियल काम करता है। अब यहाँ पे आपकी सिमिलैरिटी आ गई, जो हमने बार बार कहा कि जो d इज इक्वल टू डी इज स्मॉलर देन डी इज ग्रेटर देन डी इज इक्वल टू, 3 कंडीशन आपको बताई थी रियल रूट्स में भी पीछे, तो ये वो वाली कंडीशन आ गई। ये आप खुद देखो कि ये जो h अपॉन में आ रही है ये बहुत छोटा है 1 से, और इसमें प्रॉपर्टी क्या लग रही है 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि अपॉन में आ गया, इसकी वैल्यू कुछ तो रही होगी ना, इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और ये छोटी है तो हमने इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट किया, और एच अपॉन में आर ई बहुत छोटा है 1 से, इसलिए हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लिखें या ना लिखें। बट एन एक्स है तो ये -2h अपॉन में आर ई आ गया, इसका मतलब हुआ 1 प्लस एच अपॉन में आ रही, ये नेग्लिजिबल हो गया, एन एक्स की फॉर्मेशन में ये आंसर आया। कैसे आया, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस एक्स की पावर एन की आइडेंटिटी, 1 इक्विवेलेंट, ये होता है इक्विवेलेंट, इक्वल भी है और उसके स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, इक्वल टू ये हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल करके आ जाता है किसके बराबर, 1 प्लस एन एक्स के बराबर। सिमिलर, निकला रिजल्ट, ये रिजल्ट रख दिया, ये ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं वहां पे। अब आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे इसको करें, तो फिर कैसे निकाल पाओगे। तो ये जो बायनोमियल है वो एक फिजिक्स में बहुत ज्यादा एक्स की वैल्यू स्मॉलेस्ट पर काउंट करने के लिए यूज होती है, समझ आ रही है। तो उस पॉइंट को अब देखो, बड़ी बड़ी वैल्यू तो आपने निकाल ली 99, बहुत छोटी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, उसके लिए जैसे हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ली 0.99, कैसे करेंगे, 0.99 का स्क्वायर है। अब ये 1 से छोटी डिजिट है तो 1 में से माइनस कर दिया, कितना माइनस करूं, 0.1, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये बन गया क्या, 1 माइनस एक्स की पावर एन, 1 एन एक्स। अब ये दो तरीके से माना जा सकता है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर से भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है, छोटी डिजिट है, बट अगर पावर बढ़ा दूं तो फिर आपके तोते उड़ जाएंगे, 17 कर दूं तो अब आपसे ना निकले, अब आपसे नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपने स्मॉलेस्ट लेवल पे देख लिया, अरे सर ये स्क्वायर तो है, हाँ बिल्कुल है, स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी लगेगी, आई अग्री, बट अगर यहाँ पे मैं 17 कर दूं तो क्या लग जाएगी आइडेंटिटी, नहीं लगेगी ना, कौन सी लगेगी, 1 माइनस ये वाली राजन सर, 1 माइनस एक्स की पावर एन इजकल टू 1 माइनस एन एक्स। अब आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो जैसे 7 के लिए मैंने लिया है तो 1 माइनस 7 इंटू दिस, में मल्टीप्लाई करी 7 ही आएगा, 1 माइनस 0.07, कितना इजी हो गया। अब 1 में से इतना माइनस कर दूं तो 0.93 बचेगा। देखो इसकी कैलकुलेशन वैसे आप करके देख लो, नहीं निकलेगी आपसे, मल्टीप्लाई करते करते बावले हो जाओगे डेसिमल लगाते लगाते। और यहाँ पे देखो चुटकियों में खेल हो गया, यही तो सीखना है फिजिक्स में, यही आपके टाइम को बचाता है, स्पीड को बढ़ा देता है, एक्यूरेसी दे देता है, आप चैंपियन बन जाते हो ऐसी से कैलकुलेशन करके छोटी छोटी।
तो ये बाइनोमियल आपको पता होना ही चाहिए। बाइनोमियल के एक्सपेंशन से ही, बाइनोमियल के रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ लॉग का, ये आपको क्लास 11 से ही शुरू हो जाता है और ये क्लास 12 तक आपको फिजिक्स और मैथ्स में पीछा ही नहीं छोड़ता। जगह 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 एंटी लॉग और लॉग। लॉग लॉगरिथम एक्सपोनेंट का अपोजिट होता है। जो आप एक्सपोनेंट्स में पढ़ते हैं उसका अपोजिट ही लॉग में होता है, बस यही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि a की पावर m इजिकल टू, चलो ऐसे तो क्या ही समझ में आएगा, डिजिट से समझाता हूँ, 2 की पावर 4 इजिकल टू 16। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि आपने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आ गया 16। अब अगर इसको लॉगरिथम में समझाना हो तो यानी कि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालें, ये तो इसकी हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हमने पहले ही बताया था। बट उसका बॉटम कैसे, हम तो हर बार एक ही बात करते हैं, यूरो टू जेनिथ, जीरो से हीरो। हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं आप आज यहां पर बैठे हो जीरो पे, बट आपको जाना टॉप पर ही है, यूरो टू जेनिथ। तो जो जेनिथ है वो एक्सपोनेंशियल है और जो यूरो है उस एक्सपोनेंशियल का जेनिथ पॉइंट है, यूरो पॉइंट है, यानी कि बॉटम पॉइंट है। यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर एक्सपोनेंट की फाइंड आउट करनी है तो आप लॉग निकालो, और अगर लॉग की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो आप उसका एक्सपोनेंशियल कर दो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 2 की पावर 4 इजिकल टू 16 है, तो ये 2 की पावर 4 का आंसर 16 आया क्योंकि 2 की पावर को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा 16 आया। बट अगर हमें इसका बॉटम वैल्यू बताना हो 16 का तो क्या करेंगे, अब की बार बेस ले लेंगे 2 log 2 16, तो आंसर कितना आया 4। यानी कि ये जो 16 आया है ये 2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि वैल्यू 16 दे दे। तो यहीं तक आप इस चीजों को समझेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।